1916 में अरबों ने सल्तनत बरतानिया के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मुसल्लह बगावत का आगाज किया, जिसे कि द अरब रिवोल्ट कहा जाता है। यह बगावत 2 साल जारी रही और 1918 तक ये तमाम अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल से निकल गए। इन इलाकों में उर्दन, शाम और सऊदी अरब जैसे ममालिक शामिल हैं। यह बगावत अचानक कहीं से नहीं फूटी थी, बल्कि 1 या 1.5 सदी के सियासी, समाजी और मुआशी इख्तलाफात के बाद सामने आई थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो ऐसे कौन से इख्तलाफात थे, ऐसी कौन सी वजूहात थी कि अरबों ने उस्मानी तुर्कों के खिलाफ बगावत की और आखिरी इस्लामी खिलाफत का खात्मा हुआ। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिक दान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अरबों और तुर्कों के इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह थी एथनिकल डिवीजन, या जिसे कि नस्ल परस्ती भी कहते हैं, रेसिज्म भी कह सकते हैं। तुर्क चूंकि हाकिम थे, वो अपने आप को अरबों से ज्यादा सुपीरियर समझते थे, वो रूलिंग क्लास थे। इसके साथ साथ तुर्कों के रंग भी गोरे थे। अब तो खैर ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है और काले रंग को भी ज्यादा एक्सेप्टेंस दी जाने लगी है, लेकिन हमारे मुआशरों में आज भी ये ट्रेंड मौजूद है और आज भी ये फर्क मौजूद है कि काले रंग को कमतर समझा जाता है। तुर्कों के रंग चूंकि गोरे थे और अरबों के रंग थोड़े से काले या गनमी थे, तो वो अरबों को अपने से ज्यादा इंफीरियर समझते थे। इसके साथ साथ अरब मुआशरे तुर्कों से एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा पीछे थे, यानी कि इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे जितने के तुर्क मुआशरा डेवलप्ड था। तो इसलिए तुर्क हमेशा से अरबों को जाहिल, बद्दू और कदामत पसंद तस्वर करते थे। अरब इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे कि तुर्क उन्हें अपने से कमतर समझते हैं और उन्हें इतना ज्यादा बेहतर ट्रीट नहीं किया जाता या उन्हें वो इज्जत नहीं दी जाती जो कि वो डिजर्व करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी डिवीजन थी जो कई सदियों तक तुर्क और अरब मुआशरे में मौजूद रही, और अभी भी तुर्क और अरब एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। दोस्तों, इख्तलाफात की एक दूसरी बड़ी वजह थी नेशनलिज्म या कौम परस्ती। नेशनलिज्म की इब्तिदा 1800 में यूरोप से हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये इंटेलेक्चुअल एलीट का पसंदीदा टॉपिक बन गया था। 1800 में तुर्क एलीट ने सल्तनत उस्मानिया की रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी को नजरअंदाज करते हुए पैन तुर्किज्म का राग अलापना शुरू कर दिया। यूं एक तफरीक जो कि पहले से तुर्क और अरब सोसाइटी में मौजूद थी, अब ज्यादा नुमायां होने लग गई थी। तुर्क कौम परस्ती, रिलीजियस माइनॉरिटीज जिनमें ग्रीक और आर्मीनियाई शामिल थे, उनके लिए भी खतरा थी और अरबों ने भी इस बढ़ती हुई समाजी तफरीक को महसूस करना शुरू कर दिया था। सत्यल हुसरी एक सीरियन आजाद इंटेलेक्चुअल था जो कि इस्तांबुल में रहता था, और वो पहला शख्स था जिसने अरब कौम के एक मुल्क का नजरिया पेश किया था। लेकिन ऐसे नजरियात सिर्फ पढ़ी लिखी मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया को ही मुतासर करते थे। आम बद्दू और अरब एलीट को इन नजरियात से कोई खास लगाव नहीं था। सल्तनत उस्मानिया में अरब सूबों के गवर्नर्स को अमीर या शरीफ कहा जाता था। अरब के शरीफ इस्लाम, तुर्किज्म और अरबिज्म को अपने मफादात के साथ बदलते रहते थे और अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी करते रहते थे। यही वजह है कि जब अरब रिवोल्ट शुरू हुआ तो बहुत से शरीफ हैरान रह गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अरब नेशनलिज्म महज एक रोमांटिक आइडिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिखारियों और प्रोफेसरों की टेबल टॉक तक महदूद है। सल्तनत उस्मानिया ने इस एथनिकल और इकोनॉमिकल डिवीजन को रोकने के लिए तंजीमात रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई। एथनिकल डिवीजन को रोकने के लिए इस तरह के ओटोमन असेंबली में 60 सीटें अरब लोगों के लिए मुख्तस की गईं और ये तासुर दिया गया कि अरब और तुर्क बराबर हैं, तमाम मुसलमान बराबर हैं। लेकिन इससे अरब की जो पॉलिटिकल क्लास थी वो तो मुतमईन हो चुकी थी, लेकिन इंटेलेक्चुअल एलीट जो थी वो इतनी ज्यादा मुतमईन नहीं थी। इकोनॉमिकल डिवीजन को रोकने के लिए यह किया गया कि अरब लोगों की जो एलीट क्लास थी उनकी जमीनें लेकर आम लोगों में बांटी गईं, लेकिन इससे अरब की पॉलिटिकल एलीट जो कि सीटें मिलने पर खुश थी, अब अपनी जमीनें छीनने पर नाखुश थी, क्योंकि अरब मुआशरे जो थे वो ट्राइबलिज्म और फ्यूडलिज्म की बुनियाद पर काम करते थे। और जब फ्यूडल की और जागीरदारों की जमीनें छीनी गई तो इससे वो जागीरदार कुछ हद तक या काफी हद तक मैं कहूंगा कि वो मुतनफर हो चुके थे। तीसरी वजह थी पासपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वो पासपोर्ट जिसके बगैर आज हम कहीं जा नहीं सकते, यह भी सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ। सल्तनत उस्मानिया ने तंजीमात रिफॉर्म्स के साथ साथ सल्तनत में पासपोर्ट भी मुतारिफ करवाए और हज पर आने वालों के लिए पासपोर्ट की शर्त रख दी। उस्मानियों का कहना था कि पासपोर्ट से वो इस बात का रिकॉर्ड रख सकेंगे कि कौन कौन सरजमीनें अरब में दाखिल हुआ, और इससे मुमकिन जराइम को और जराइम पेशा लोगों को पकड़ने में बहुत ज्यादा मदद हासिल होगी। लेकिन वेस्टर्न पावर्स ने इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। उस वक्त चूंकि बहुत से एशियाई और अफ्रीकी ममालिक जो थे वो
वेस्टर्न पावर्स की कॉलोनियल कंट्रोल में थे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बरतानिया की हुकूमत थी। इसी तरह बहुत से अफ्रीकन ममालिक जैसा कि अलजायर और मोरक्को उस वक्त फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो उन्होंने पासपोर्ट को लेकर इन मुसलमानों में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। जो लोग भी हज पर जाते हैं उन्हें इस बात का तासुर दिया जाता कि पासपोर्ट को लेकर सल्तनत उस्मानिया ने जो अमल शुरू किया है ये गैर इस्लामी है, और यूं सल्तनत उस्मानिया एक गैर इस्लामी और एक गैर इखलाकी सल्तनत है जिसे कायम रहने का कोई हक हासिल नहीं है। सल्तनत उस्मानिया के टूटने की आखिरी और सबसे अहम वजह थी वेस्टर्न पावर्स का सल्तनत उस्मानिया में पॉलिटिकल अमल दखल, जिसे के कहते हैं कि इंटरफेरेंस। वेस्टर्न पावर्स जिनमें के रूस, बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं, इन्होंने 19वीं सदी के अवाइल से ही सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में अपना अमल दखल शुरू कर दिया था। रूस ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, आर्मीनियाई और ईस्टर्न यूरोप के ममालिक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने कैथोलिक रियासतों की पुष्टपनाही की और बरतानिया अरब इलाकों, इराक, मिस्र और सूडान में अपना असर जमाने में कामयाब हो गया था। हिजाज सल्तनत उस्मानिया का एक सूबा था जिसमें मक्का, मदीना और जद्दा जैसे शहर आते थे। हिजाज और मिस्र के दरमियान रेड सी आता है। अरब के साहिली इलाके सहराई इलाकों से ज्यादा तरक्की याफ्ता थे और इनका इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से भी ज्यादा था। इन इलाकों में घूमने वाले बरतानवी जासूस बहुत ज्यादा मालूमात इकट्ठी करते और सल्तनत उस्मानिया के वीक पॉइंट्स को तलाश करते। पहल तो बरतानवी सल्तनत उस्मानिया को बहाल रखना चाहते थे ताकि उसे रूस के खिलाफ एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, मगर दूसरी जानिब वो इसे खत्म भी करना चाहते थे। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के ताबूत में आखिरी कील हिजाज के फरमारवा शरीफ मक्का हुसैन बिन अली ने ठोक दिया जब वो पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अरब स्टेट का ख्वाब लेकर बरतानिया के साथ मिल गए और यूं वो बगावत फूटी जिसे कि अरब रिवोल्ट का नाम दिया जाता है। शरीफ मक्का ट्रांस जॉर्डन नामी एक रियासत बनाने में कामयाब हो गए। बरतानिया ने उनके बेटे फैसल को इराक जबकि अब्दुल्ला को उर्दन का बादशाह बना दिया। 1926 में नजद के खानदान ने हिजाज शरीफ मक्का के बेटे से छीन लिया और यूं सऊदी अरब का क़याम अमल में आया। ट्रांस जॉर्डन की रियासत भी कुछ अरसे बाद टूट गई जिससे सीरिया और जॉर्डन दो मुल्क बन गए। 1958 में इराक में इनकलाब आया जिसकी बदौलत शरीफ मक्का हुसैन बिन अली के खानदान को कत्ल कर दिया गया, जबकि उर्दन में आज भी हुसैन बिन अली के बेटों की ही हुकूमत है। तो दोस्तों ये थी वो वजूहात जो कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। मेरे चैनल तारिक दान अरसलान को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।